अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। विफाकी काबीना ने 9 मई के बाद अब लॉकडाउन में नरमी पर इत्तफाक कर लिया। इसी तरह पंजाब भर में भी 9 मई से लॉकडाउन में नरमी की बात की जा रही है, पर सिंध थोड़ा सा इससे डिफरेंट चल रहा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, तमाम सूबे अपने अपने तरीके से कहीं पर कारोबार को बंद कर रहे हैं, कहीं पर खोलने की बात हो रही है। लेकिन एक बड़ी अजीब और ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 22,550 के करीब आज के दिन तक केसेस की तादाद थी। अब ये केसेस की तादाद जब 22,000 से तजावुज़ कर जाती है, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म खुद भी कहते रहे थे कि हमें तो ये खदशा था कि अप्रैल में 25,000 तक पहुंचेगा, लेकिन अब 22,000 तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ कोरोना ने खाली पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया पर अपने असरात छोड़े। इस वक्त एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इन तमाम तर चीज़ों की सूरत हाल ख़राब है और अपने लोकल कारोबारी सिचुएशन हर मुल्क की बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। लोगों की दुकानें बंद हैं, रोज़गार बंद है। दिहाड़ीदार तबके की बात वज़ीर-ए-आज़म डे 1 से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ताजर बिरादरी का एक अलग मुतालबा है। ताजर बिरादरी कह रही है कि या तो आप लॉकडाउन कर देते, लेकिन 3 महीनों से लटका के रखा है, अब लॉकडाउन की कोई सूरत हाल हमें काबिल कबूल नहीं है। कराची में भी ताजर बिरादरी MQM से मिली, वहाँ पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, MQM ने भी उनका साथ देने की बात की। अब इस वक्त काबीना कहाँ पर खड़ी है और जो अपोजिशन जमातें हैं वो कहाँ पर खड़ी हैं? चूँकि इस वक्त पार्लियामेंट के सेशन बुलाने की बात हो रही थी, वज़ीर-ए-आज़म उस पर कोई हरी झंडी दिखा नहीं रहे थे, लेकिन इस वक्त हुआ ये कि वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ माना है। शाह महमूद कुरैशी ने खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद बाहर आए और फिर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब हम इजलास बुलाते हैं और फिर पार्लियामेंट का एक सेशन होगा। लेकिन पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं हो रहा था? चूँकि काबीना मीटिंग्स हो रही थी, तो पार्लियामेंट के सेशन होने में क्या मुज़ाहिरा है? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, सीनियर तजियाकार हैं, इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। मुजाहिद साहब, सर कभी हाँ कभी ना की सिचुएशन, कभी पार्लियामेंट के इजलास पे बातें, लेकिन एक तरफ कोरोना की हकीकत हमारे पास मौजूद है। सर 22,000 से केसेस बढ़ गए हैं, पर सूबे अपने अपने तरीके से डील कर रहे हैं और विफाक अपने तरीके से डील कर रहा है। देखिए, इससे ज्यादा जो आपने सवाल किए, और वैसे तो आपने इस सवाल में सब बहुत सारी चीजों को समेट लिया। जो अफसोसनाक अमर ये है, एक तो आपने देख लिया कि एक डॉक्टर की जो मौत वाक़या हुई और जो खबर बनी कि वो किस तरीके से अमन एम्बुलेंस 2 घंटे तक उसे लिए घूमती रही, और इंडस अस्पताल जिसको बहुत ही आइकॉन बना दिया गया है और करोड़ों की मदद मिल रही है और फौरन हो रहा है, और वो कोई एक्सप्लेनेशन देने में नाकाम रहे। अव्वल तो ये कहा गया था कि जी आप हमें इत्तला करें सिंध हुकूमत को, हम खुद मरीज को देखेंगे, ले जाएंगे। तो उस डॉक्टर की जिस तरीके से मौत हुई है वो भी एक इल्म है। एक और मिसाल आई है सरकारी अस्पताल में, जिना अस्पताल में कोरोना पता चला और उसने छलांग लगा दी 30वीं मंजिल से। अब हो ये रहा है, जो आप तादाद कहें कुछ कहें कि जिन लोगों को कोरोना है वो बता नहीं रहे, और जो अमवात की खबर सुन रहा हूँ अभी, डॉन अखबार का एक रिपोर्टर का इंतकाल हो गया, और बहुत सारी जो इधर उधर सुन रहे हैं कि वो, क्योंकि उन्हें पता है दो हो रहा है कि अगर वो ये बताएंगे कि उन्हें कोरोना है और पॉजिटिव है तो उसको डाल दिया जाएगा किसी अस्पताल में और किसी आइसोलेटेड जगह में, उसके खानदान के साथ क्या होगा, और खुदा न करे अगर वो गुजर गए तो उसकी पीठ से ज्यादा मुश्किल हो गई है। तो कभी भी रिश्तेदार नहीं आते। अभी हमारे बड़े सीनियर जनरल फाजुर रहमान से मुझे अफसोस हुआ कि वो बैठे, और बेटी बैठे थे, हम जब पुरसा करने गए। तो सबसे ज्यादा खतरनाक पहलू ये है इसका कि अब लोग बता नहीं रहे, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि जिसका कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, ऐसा मतलब ये कि उसके मौत का दिन गिनना शुरू कर दें। और उससे भी ज्यादा अहम बात ये, चले मैं कह दूं, मीडिया को इल्जाम देते हैं, चीफ जस्टिस की बेंच ने जो परसों पूरी ऑब्जर्वेशन दी है, और उस वक्त चारों हुकूमत के अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे और स्टेट लोग भी थे, उन्होंने कहा जनाब कुछ नहीं हो रहा। एक वजीर का, गाजियाबाद सिंध के वजीर का कहा उसका दिमाग खराब हो चुका है, शफाफियत नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज, और यकीनन अगर इफ्तिखार साहब जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, नहीं, अगर सच्चाई जरूर है कि हम चीफ जस्टिस साहब को चैलेंज करते हैं कि जनाब आप रुख नहीं फरमा रहे हैं, इस तरह नहीं है, ऐसा है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो तमाम लोग खामोश रहे, कोई उनके पास जवाब नहीं था, उन्हें 2 हफ्ते से। इससे आप अंदाजा लगाएं ये बदकिस्मती है कि अब ऐसा लगता है जैसे कोई फेल्ड स्टेट है, कोई बनाना स्टेट है। ये जो रोज घंटों के हिसाब से तर्जुमान आते हैं हुकूमत के, एक तो यही मुझे बड़ा अफसोस लगे, तो अच्छा करा आपने बुलाया। एक जगह PTI बैठा है, दूसरा पीपल पार्टी का मुर्तजा बैठा है, एक नून लीग का बैठा है, बहसें हो रही हैं। इसलिए ये फिक्र ही नहीं है कि क्योंकि माशाल्लाह ये सब खाते पीते लोग हैं, वेल ऑफ लोग हैं,
बड़े घरों में रहते हैं, अलग अलग कमरों में रहते हैं, सब कुछ मिल रहा है। जो गरीब आदमी मेहनत कशों पे जो कुछ गुजर रहा है उसका, जैसे एक तो मैंने कहा सबूत, ये तो मैंने जो वाकई बताए, और फिर सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की ऑब्जर्वेशन, उन्होंने राशन के सिलसिले में, पैसों के सिलसिले में, मतलब वेंटिलेटर के, हर चीज में गवर्नमेंट के जो है उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया। ये इतना बड़ा अदम एतमाद है कि इस पर तो हुकूमत को मुस्तफी हो जानी चाहिए, इस्तीफे इनसे लेने चाहिए। लेकिन इंतहाई ढेटाई से जो है ये लोग बैठे हुए होते हैं। पहले वो फिरदौस आशरमान बैठी होती थी, अब हमारे सीनियर उनकी शफराज साहब बैठे हैं। यही सूरत सिंध की है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो आप आगे कह रहे हैं कि जब सिर्फ 2,11,000 टेस्ट हुए हैं, ये ताज़ा तरीन खबर ये है। 2,11,000 में 50 अभी तक टेस्ट जो लिए गए, चाहे 6,000 और 2,000 के हिसाब से, तो 22 करोड़ की आबादी में 2 लाख 2.5 लाख टेस्ट लेना, उसमें से 50,000 आप कहते हैं जी हम वो हुआ है, उसमें इतने पॉजिटिव निकलना, तो आने वाले दिनों में क्या होगा? वो बेरोजगार, यानी हैरत की बात है। वजीर खजाना ये कह रहे हैं जनाब के 10 लाख इदारे बंद करेंगे, 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार होंगे। भाई ये जो आप लोग 50 मुशीर वजीर तनख्वाहें ले रहे हैं, दफातर चल रहे हैं, इसका हल भी तो बताओ कि तुम अपनी तनख्वाहें, तुम्हारे जो इलेक्शन कमीशन ने तुमने जो असाफे बताए हैं, तुमने जो बिल्डिंगें बताए उसे बेचो। बिल्कुल ठीक है। मैं इफ्तिखार साहब के पास, मुजाहिद साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें कही। आपने टेस्ट का जिक्र किया, मैं ज़रा इफ्तिखार साहब से एक बात, सर रोज़ाना की बुनियाद पे आप हो गए, हम लोग हो गए, लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, ज़ाहिर सहाफ़ी का काम होता है, आप सीनियर हैं, आप बताइएगा सर, ये जो टेस्ट के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, एक तो टेस्ट की जो मयार है उस पर बहुत ज़्यादा सवालात है, कहीं पर पॉजिटिव आता है तो दूसरी एक लेबॉर्ट्री से करवाएं तो नेगेटिव आ जाता है, ये बड़ा मामला है। इस पर एक अलग मुश्किल खड़ी हुई भी आवाम के लिए। फिर जो बयानात हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो मुख्तलिफ समतों में हम देखते हैं। सर क्या इस वक्त आवाम के लिए रिलीफ का कोई मौका है? ना एहसास किफ़ालत प्रोग्राम उनका कोई साथ दे पा रहा है, ना ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। देखिए बात ये है कि दुनिया में ऐसा हुआ कि ये जो वायरस था इसके लिए कोई दुनिया तैयार न थी। दुनिया का कोई भी जो हेल्थ निज़ाम है वो इस काबिल नहीं था, और हमारी तो बात ही छोड़ें, हमने तो 9 के बाद खुली छुट्टी दे देनी है कि जो बच गया सो बच गया, जो मर गया सो मर गया। और ये बात हमने कह भी दी। हमारे एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि 4,000 अमवात होती हैं एक्सीडेंट में। तो उसका कहने का मकसद ये था कि अगर लोग मरते हैं तो फिर क्या हुआ। रात पीटीआई के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि फरहाद साहब आप बहुत तकरीर करते हैं टीवी पे आके, 1 लाख आदमी ज़लज़ले में भी तो मर गए थे। तो वो समझ नहीं पा रहे कि ज़लज़ले की अमवात क्या होती हैं और हादसात की अमवात क्या होती हैं। अब तो बहरहाल हम इससे आगे निकल जाएंगे। हवाई जहाज शुरू, ट्रेनें शुरू, तमाम दुकानें खुल गई हैं, थोड़ी बहुत रह जाएंगी, वो भी खुल जाएंगी 15 मई के बाद। और इस दौरान जो राइज हो रहा है नंबर ऑफ जो पेशेंट है वो बड़ा डेंजरस है। और इससे खौफनाक बात एक और हो गई है, वो ये है कि इन्होंने ये फैसला किया है कि जो आदमी मुतासर होगा, अब अस्पतालों में जगह नहीं रही, और इन्होंने जो आइसोलेशन सेंटर बनाए थे उनमें जगह नहीं रही, और कुछ आइसोलेशन सेंटर में तो हंगामा हुआ, और वहाँ पर लोगों को खुराक नहीं मिली, पानी नहीं मिला, पंखा नहीं मिला। तो इन्होंने कहा कि अब आइसोलेशन जो है घर में होगी, और घर वाले एक छोटी बॉन्ड लिख देंगे। अब मुझे बताएं कि वजीर आजम साहब बार बार एक बात कह रहे थे कि मैं गरीबों की वजह से ऐसा कर रहा हूँ कि सख्त लॉकडाउन नहीं कर रहा, एक घर में 9 फर्द रहते हैं, ये वजीर आजम कह रहे थे। अब मुझे बताएं कि उस घर में जहाँ पे 9 आदमी रहते थे बतौर वजीर आजम, अगर एक शख्स बीमार हो जाता है तो उसको उस घर में आइसोलेशन में कैसे रखा जाएगा। और उसके लिए जो आइसोलेशन का तरीकाकार ये तय कर रहे हैं कि उस घर में जहाँ पे 9 अफराद एक कमरे में रहते हैं, वो मरीज आइसोलेशन के उन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उस पर पूरा उतरेगा। जवाब है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि जो मरे सो मरे, जो बच गए सो बच गए। इस पर बुरा ना मनाए कोई बात, क्योंकि हमारा सिस्टम ही नहीं है। और इस कोरोना ने कम अज कम पाकिस्तान की तमाम सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत की बेबसी, उनकी नाअहली को एक्सपोज कर दिया।
गवर्नेंस नाम का एक लफ्ज हमने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में, वो नहीं है। लोगों ने जब लॉकडाउन था तब भी इसकी परवाह नहीं की और आज भी परवाह नहीं कर रहे। अब इंतजार करें कि अमवात कितनी होती हैं और कैसे होती हैं। ये एक अफसोसनाक चैप्टर होगा पाकिस्तान की तारीख के अंदर। शाहिद लतीफ़ साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात कि हम घरों में करंतना की बात करते हैं, घरों में आइसोलेट कर देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल हालात ये हैं कि घर अगर 2 कमरे या 1 कमरे का घर है, उसमें 8-9 लोग हैं, तो वो कहाँ जाएंगे और जो मरीज़ है वो कहाँ जाएगा। ये एक बड़े इंपॉर्टेंट मसाइल है। फिर हमारे डॉक्टर्स बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, उनके पास हिफाजती किट्स नहीं है। वहाँ पर शहबाज गिल साहब आके कहते हैं कि गलत कह रहे हैं डॉक्टर्स। जब मेडिकल एसोसिएशन कहती है कि हमारे लिए मुश्किलात हैं, आप लॉकडाउन कर दें, हम पहले परेशान हैं, और वहाँ पर हुकूमती मशीनरी आके कहती है कि डॉक्टर्स ठीक नहीं कह रहे। सर, काफ़ी सारा इबाम है, मतलब काफ़ी देर से इबाम चल रहा है, हम तक कोई सही इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रही, तो आम आदमी के लिए तो बहुत मसले हैं। देखिए, ऐसे मामलात जो हैं वो सेंट्रल लेवल पे कंट्रोल किए जाते हैं। हमने तो पहले ही दिन से इसमें इबाम पैदा कर दिया कि जब वज़ीर आज़म साहब ये फरमाएंगे कि जी लॉकडाउन इस तरह का होगा, अलबत्ता सूबे चाहें तो इसमें तब्दीलियां कर सकते हैं। ये क्या बात हुई? सूबों के हाथों में इस तरह तब्दीलियां आप देंगे तो फिर तो आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन हो जाएगी। सूबा कुछ करना चाह रहा है, वफाक कुछ करना चाह रहा है, और वज़ीर जो है वो स्टेटमेंट्स देते हैं, हर एक की अपनी अपनी स्टेटमेंट है। इसका तो स्ट्रिक्टली एक सेंट्रल कंट्रोल होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये जो हमने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर वाला काम किया है ये बहुत अच्छा है। बेहतर हो कि वहीं से डायरेक्शंस जाएं, वहीं पे हमारी ब्रीफिंग हो, पूरी कौम को वहीं से ब्रीफ किया जाए, क्योंकि वहाँ आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है और जो इंफॉर्मेशन वहाँ से आएगी उसको कोई रद्द नहीं कर सकेगा। वो एक ही जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है, सूबों से इंफॉर्मेशन आए, मुख्तलिफ वज़ीरों से आए और उनमें आपस में रब्त ना हो, तो इस तरह तो काम नहीं होता। ये नेशनल लेवल का मामला है ना, तो ये सूबों के हाथ में तो ऐसी चीज़ आप नहीं दे सकते। जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, वो नेशनल लेवल का वफाक की उसके अंदर पॉलिसियाँ होनी चाहिए। ये इबाम इसीलिए पैदा हुए कि आपका यूनिफाइड कमांड नहीं है, कमांड आपने मुख्तलिफ जगहों पे डिस्पर्स की हुई है। ऐसे नहीं होगा, इसमें इबाम रहेंगे। मुजाहिद साहब, आने आने वाले दिनों में अब हमारे लिए एक नई परेशानी बजट है, और फिर बजट से पहले जो कर्ज ले रहे हैं हम, फंड्स के नाम पर कर्ज ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वापस भी करनी है, चाहे हमें उसमें सहूलत मिल रही हो, शराय सूद कम हो, लेकिन कर्ज तो कर्ज है। अब हम जैसे पंजाब हुकूमत की मैं बात करूँ, ADB से 30 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज के लिए उन्होंने अपनी क्लियरेंस करवा दी है डॉक्यूमेंट्स की। इसी तरह विफाक की जानिब से भी IMF के साथ और ADB के साथ और दीगर मामलात में चल रहा है, लेकिन सर आम आदमी तक इसके समरात नहीं पहुंच रहे। चीज़ें अब भी महंगी हैं, महंगाई वहीं की वहीं है, और फिर जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर आप जाए तो आप एक अलग ही वहाँ पर माहौल देखते हैं। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी सर। क्योंकि मैंने आपसे बात कही ना, मुझे तो ये बात है कि सिर्फ पाकिस्तान की बैंक जो ऑब्जर्वेशन दे रही है, आखिर उसका जो है हुकूमती नुमाइंदे जवाब अगर नहीं दे रहे तो फिर उन्हें चाहिए कि इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर लेवल को भी बुलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, तभी वाज़ेह हो रहा है कि ये किसी चीज में। और इसके बाद जब आपकी ये क्रेडिबिलिटी है, आप बताइए, आप अगर IMF जो है उसने आपको कर्जा दिया है, ये वापस लेंगे 1.34 बिलियन डॉलर, ये नहीं समझे कोई आपको इन्होंने ऐसी कोई अतियात या कोई खैरात दी है, या आपको जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी दिया है जो है, ये कर्जा है, ये लोन है, ये वापस जाएगा। ये तो हमेशा ऐसे नहीं कि आपको मुफ्त बांट दिया सब लोगों ने, इन लोगों ने। एक तो ये बात है, और दूसरे ये तो बड़े बड़े ऐलानात सुन रहे हैं। देखिए, एक मैं से ये जरूर कहूंगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट का बहरहाल आप कितना भी कहें एक सिस्टम के तहत एक बना। ये और बात है कि इतने जालिम ये सरकारी अफसर हैं या उनके रिश्तेदार हैं कि जिनको मैं तो कहता हूं उनको तो बीच चौराहे पे लटकाना चाहिए कि 8.5 लाख लोगों ने उन बेवाओं मुतलकाओं के नाम पर भी पैसा दे दिया। इस मुल्क में ये हाल हो कि 2-2 हज़ार रुपए, और उसका वजह यह है कि जैसे MNA MPA को देते हैं वो 1-1 हज़ार फॉर्म देते हैं, चले उसमें तो मिल रहा है जरूर 2,000 के हिसाब से, 12,000 के हिसाब से मिले। इसके अलावा मैं ये समझता हूं कि जितना भी राशन की तकसीम का कहा जा रहा है, जितने भी पैकेज दिए जा रहे हैं, वो आवाम तक डिलीवर नहीं हो रहे।
वो आवाम तक नहीं पहुंच रहे। जी इफ्तिखार साहब, सर मैं इसी पर आपसे बात करता हूँ। सर, ये जो एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत तकसीम हो रही है, पैसों की तकसीम हो रही है, कहीं पर राशन की तकसीम हो रही है, सर इसके कितने लोगों तक असरात पहुँच सकते हैं? कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे? अब तक लोगों की शिकायत आ रही हैं, क्या इसी मैकेनिज़्म के तहत हम बाहर से कर्जा लेकर अपनी आवाम के लिए सहूलतें पहुँचाते रहेंगे, या फिर इस वक्त अब इंफॉर्मेशन देने से ज़्यादा अमली काम करने की ज़रूरत है? हम अमली काम करने जा रहे हैं। हम जब लॉकडाउन ही खत्म कर देंगे तो फिर वो बेरोजगार भी नहीं रहेंगे, उन दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी भी मिलेगी, वो अपने अपने काम करेंगे, दिहाड़ी कमा के घर जाएंगे। तो ये जो हमें एक नफसियाती तौर पे हमारे पे प्रेशर डाला गया कि लॉकडाउन अगर जारी रखा जाता है तो उन बेरोजगारों का क्या होगा, उन दिहाड़ीदारों को क्या होगा, तो एक बड़ी अच्छी अपना अपील थी आवाम को प्राइम मिनिस्टर की, और काफ़ी इम्प्रेसिव थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि लोग भूखे मर जाएं? तो कोई भी नहीं चाहता कि कोई शख्स भूखा मरे। तो अब तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर तो पैसों की जरूरत ही नहीं है। और बाकी जो हमारा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसको बनाते वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत की गई थी, और अब जो ये उसके मुकाबले में जो प्रोग्राम बनाया गया, ये बहुत जल्दी में बनाया गया, और जिस तरीके से वायलेशन की गई SOPs की कि डिस्टेंस रखना है एक फर्द और दूसरे फर्द के दरमियान, जो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड तय हुआ था, उसका जो हशर हुआ वो आप सब लोगों ने टेलीविजन स्क्रीनों पर देख लिया, और जिन्होंने टेलीविजन की स्क्रीन पर नहीं देखा उन्होंने सोशल मीडिया की तस्वीर में देख लिया कि क्या हशर हुआ। फिर उसमें बेइंतहा खामियों की, मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। मसलन मेरा एक सवाल था जिसका जवाब मुझे पूरी इस जितने जब से ये चल रहा है नहीं मिला, कि जिन दिहाड़ीदारों की हम बात करते हैं डेली वेजेस की, क्या पाकिस्तान के किसी अदारे के पास उनका कोई डाटा था? किसी के पास डाटा नहीं था। आखिरकार एक तजवीज़ दी कि भाई इन लोगों को बजाय भिखारी बनाने के इनको देहातों में जान से इनका तल्ला के वापस भेजो, और वहाँ पे इनको आप प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल करो। और थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर साहब के 5-10 दिन पहले उन्होंने इस पर अमल शुरू किया, और 800 रुपये दिहाड़ी पर उन लोगों से प्लांटेशन शुरू कराई। हमें इससे सीखना चाहिए। और ये आपने जो सवाल उठाया बजट के बाद क्या होगा, एक ऐसा तूफान आएगा जिसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो आप बच गए हैं कि दुनिया में ऑयल की कीमत गिर गई है। उस ऑयल की कीमत गिरने से हुकूमत को बहुत पैसे मिल गए, और जितने का वो ऑयल खरीद रहे हैं और जितने का वो हमें फरोख्त कर रहे हैं, उसके दरमियान के जो पैसे हैं वो उनकी किटी में जा रहे हैं, उनको फायदा पहुंच रहा है। लेकिन सवाल है कि ऑयल की प्राइसेस कब तक इतनी नीचे रहेंगी? क्या अगले साल में ऐसा होगा? पूरे में मेरा नहीं ख्याल के ऐसा होगा। फिर हमारी फसलें खराब हुई हैं, हमारी कॉटन की फसल बहुत बुरी खराब हुई है। बारिश की जो वजह से गंदम भी काफी इलाकों में मुतासर हुई है, कटिंग जारी है। अभी 100% रिपोर्ट नहीं आई कि क्या पोजीशन है हमारी गंदम की। चीनी के मामले में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। रोजमर्रा की एशिया के बारे में बिल्कुल निजाम नाकाम हो गया। नॉट ओनली इन वन प्रोविंस, तमाम प्रोविंसेस में, इवन इस्लामाबाद में भी जहाँ में वफाक की हुकूमत है, कि किसी दुकानदार ने कोई परवाह नहीं की इनके किसी भी रेट लिस्ट की। तो अब मैं क्या कहूँ, इसके अलावा बुरी बातें लगती हैं। फिर ये कहेंगे कि जी माजी में ये हुआ, 30 साल में ये हो गया, 50 साल में ये हो गया, 100 साल में ये हो गया। तो जो खराबियां 30 साल, 50 साल, 100 साल में थी, आपने तो उनको खत्म करने के लिए प्लानिंग की हुई थी। आप तो हमें कह रहे थे कि आप आएंगे तो सब बेहतर हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, अगर अदरक का रेट ज्यादा है, अगर थोम का रेट ज्यादा है, प्याज का रेट ज्यादा है, इन चीजों का रेट ज्यादा है, मैं क्या करूं? और दूसरी तरफ काश्तकार है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। काश्तकार इतने पैसे लगा के चीज पैदा करता है, जब वो मंडी में लेके आता है तो आड़ती जो बीच में बैठा है वो उसको उससे ज्यादा वो कमा रहा है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इफ्तिखार साहब मैं चाहूँगा यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आऊँगा तो ज़रा तीनों हजरात से इस पर बात करूँगा कि फ़सलों के लिए अलग मसाइल हैं, फिर जो इंडस्ट्री है उसके अलग इशूज़ हैं, आने वाले बजट में हमारा तजारती खसारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके एक अलग मसाइल हैं, एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल ना होने के बराबर है, वो पूरी दुनिया के लिए एक जैसी है।
इन मसाइल के होते हुए कोरोना वायरस का होना और फिर हुकूमती सतह पर इकदामात का होना और कर्ज लेना, कैसे चलेगा आगे मामला, हमारे लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं ख़ासतौर पर गवर्नमेंट के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने कहा था, अब ज़रा सूरत हाल डिफरेंट होती जा रही है पाकिस्तान भर के लिए, पूरी दुनिया के लिए। इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरी दुनिया जुड़ी थी और वहाँ पर अजारादारी भी दिखाई जा रही थी। कहीं पर ऑयल के लिए अजारादारी दिखाई जाती थी, कहीं पर पावर के लिए अजारादारी दिखाई जा रही थी। लेकिन इस वक्त ना तो अमेरिका की वो सूरत हाल है, ना चाइना की वो सूरत हाल है, ना रशिया की वो सूरत हाल है, ना दुनिया भर की वो सूरत हाल है, चाहे उसमें बरतानिया ही क्यों ना हो। अजारादारी वाला मामला एक तरफ रह गया, ऑयल की कीमतें नीचे आती रहीं, पाकिस्तान के लिए इसका फ़ायदा हो सकता था, डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल ले रहे हैं हम। दूसरी तरफ जो नया मौसमी सिलसिला एक पाकिस्तान में शुरू हुआ, उसमें बारिशें हुई तो पाकिस्तान में फसलों को नुकसान पहुंचा, कॉटन प्रोडक्शन में कमी जाहिर की जा रही थी, गंदम की जो अहदाफ है उसको हासिल करने में मुश्किलात का सामने के लिए बातें की जा रही थी ज़राई शोबे की जानिब से। फिर माजी की बातें कर करके अब आगे कितना जाया जा सकता है। शाहिद लतीफ़ साहब, सर बहुत सारी चीज़ें इफ्तिखार साहब ने भी कही, मुजाहिद साहब ने भी कही। सर मैं इन शॉर्ट आपसे ये अगर मैं जानना चाहूँ कि अब एशिया में हम उन ममालिक में शामिल हो रहे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर पिछले जब से ये गवर्नमेंट आई है हम इकॉनमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहे हैं। पिछले बजट मिनी बजट के नाम पर हम बजट बनाते रहे, कहीं पर स्टॉक एक्सचेंज को परेशानी होती रही तो कहीं पर कमोडिटी मार्केट को परेशानी होती रही। फिर महंगाई का एक तूफ़ान आपके सामने है। जब हम ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हवाले से कुछ भी रिपोर्ट देखते हैं तो वो ख़ुद भी ये बताने पर मजबूर हो जाते हैं कि 12% 11% महंगाई है। ऊपर से सर अब रमज़ान है। क्या गवर्नमेंट के लिए कोई 1-1.5 साल में ये आसानी नहीं थी कि कम से कम इकॉनमी को एक ट्रैक पर ले आते ताकि आने वाले दिनों में जब आगे कोई भी मसाइल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर इस तरह की नागहानी आफत आ जाए, तो इसको हैंडल करने के लिए आसानी हो? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हमने जो इकॉनमी को ध्यान देना था वो हमने नहीं दिया और अब भी हम नहीं दे रहे। अभी आप देखें कि ये जो व्हीट और शुगर का क्राइसिस है, इसका कोई अंजाम अभी तक हमारे सामने नहीं आया। पहले 25 तारीख दी गई थी, वो भी अब कोई समझ नहीं आ रही, मज़ीद उसमें डिले हो रहा है। हम इस मामले में संजीदगी नहीं दिखा रहे। जब हम अपने बारे में संजीदगी नहीं दिखा रहे तो पूरी दुनिया में जो इकॉनमी का हशर हो रहा है और आप लोन पे लोन लिए चले जा रहे हैं, इनको कैसे सेटल करेंगे? अभी भी हम में वो रियलाइजेशन नहीं आई कि हमने अपनी इकॉनमी को ठीक करना है। करप्शन और इस तरह की चीज़ें अभी भी वैसे ही चल रही हैं जिसके तहत हमारी इकॉनमी इतनी गिर गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक इसकी सही रियलाइजेशन नहीं आएगी कि हम बहसीयत कौम अपने पाँव पे हमने खड़े होना है, कोरोना के असरात तो मज़ीद इसके लिए मुज़र हैं और ये पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इन हालात में किसी के पास आपकी मदद करने का भी मार्जिन मज़ीद कम हो जाएगा। तो जैसे अभी हम कह रहे हैं कि कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना जो दुनिया है उसमें रीअलाइनमेंट्स होंगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। ये सारे मामलात लोग जो हैं इसको देखेंगे और लाजमी चीज़ है वही ममालिक एक दूसरे का साथ देना चाहेंगे जहाँ इंटरेस्ट होगा। ये जो हम भारत की बात करते हैं वो क्यों दुनिया उनके साथ आ रही है? क्योंकि उनकी इकॉनमी एक अट्रैक्शन है, जबकि आपके यहाँ इस तरह की कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम इसको रीवर्क नहीं करते, अपनी प्रायोरिटीज़ को हम रीसेट नहीं करते और इस चीज़ को हम संजीदगी से नहीं लेते कि हम बहसीयत कौम अपना एक नाम बनाएं, जब इमरजेंसी आए उसमें भी एक इस तरह का नुकसान हो जाए तो हमारे पास तो उसका मार्जिन ही नहीं है। लिहाजा जब तक हम अपनी पॉलिसीज़ को नहीं देखेंगे, जब तक हम एक सही पॉलिसी के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट उसको नहीं करेंगे, हमारे मसाइल साथ साथ चलते रहेंगे। सर आपने खुद भी इसका जिक्र किया था, मैं चाह रहा था कि मुजाहिद साहब के बाद आप पर आऊँ, लेकिन चलें आपसे मैं ज़रा इस पर डिस्कस कर लें। तो सर एक इश्यूज़ जो आपके सामने मैंने अभी बताए हैं, बहुत सारे मसाइल हैं दुनिया भर में। अब हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे तो हमारे पास टैक्स कलेक्शन जिसके ऊपर इन्हिसार हमारा रेवेन्यू हम समझ कर टैक्स कलेक्शन पर चल रहे हैं,
वो भी हमारे लिए अब ख़त्म होती जा रही हैं। गवर्नमेंट इतने लंबे अरसे में बजट पर बजट देती रही, लेकिन कोई एक प्रॉपर मैकेनिज्म या फ्रेमवर्क सामने नहीं आया था जिसमें आप कारोबारी तबके की बात भी सुनते रहे कि हर थोड़े दिन बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस की तब्दीली हो जाती है, टैक्सेशन की तब्दीली हो जाती है। हम कैसे कलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो आगे फिर गवर्नमेंट चलाना कैसे आसान होगा? देखिए, अब फिर जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे तो गवर्नेंस नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। अब आपने बहुत बुनियादी सवाल उठा दिया कि हुकूमत का ये काम था कि टैक्सेस के अंदर रिफॉर्म्स लाए, और उन्होंने वादा भी किया, लेकिन कोई रिफॉर्म्स नहीं आए, बल्कि ताजरों ने और बड़े सनतकारों ने साफ इनकार कर दिया किसी भी किस्म के ऐसे रिफॉर्म्स को मानने के। और इसका इजहार उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के सामने भी किया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी किया। उनकी देखा देखी जो छोटा ताजर था उसने भी कहा कि जी मैं टैक्स की जो तरीक़ेकार है ये नया, इसको मानने को तैयार नहीं। और फिर रियल स्टेट के जो मास्टर थे, जो सोचते थे, जो खरबों रुपए का कारोबार करते हैं, उन्होंने भी अपनी आंखें दिखाई और उन्होंने भी रियायतें मांगी। अब मुझे बताया कि जब आप रियासत इन लोगों के आगे झुक जाए और ये कहे कि ये हमें खौफ है, स्ट्राइक हो जाएगी, कारोबार वाले शटर बंद कर जाएंगे और हमें नुकसान होगा, तो अब ये पिछले 2 महीने से जो लॉकडाउन था, फर्ज करें, मैं एक फर्ज कर लेता हूं कि ये सख्ती की जाती रिकवरी के लिए और ये 2 महीने शटर डाउन रहता, तो क्या हम तबाह हो जाते? नहीं, क्या अकोमोडेशन हो जाती और हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता। अब हमारा हाल ये है कि हम रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हमारा बढ़ गया है। वन ऑफ द रीजन कही जाएगी कि जनाब ये महीना था जो 2 महीने थे इसका, लेकिन भाई बाकी 10 महीनों के बारे में क्या कहोगे और क्या जस्टिफिकेशन दोगे? दूसरी बात, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में क्या ये हमें सपोर्ट करते हैं, कहते हैं खाद पे रियायत दे रहे हैं। खाद की जो रियायत है वो बेसिकली कारखानदार को मिलती है, जो बनाता है, जो मैन्युफैक्चर है उसको मिलती है। हमारे तक पहुंचते पहुंचते तो वो बहुत कम हो जाती है। खादें अच्छी नहीं हैं, उसमें मिलावट है, पेस्टिसाइड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मिलावट है। और खौफनाक सूरत हाल ये है कि टिड्डी दल का जो हमला है, जो तैयार बैठा हुआ है सिंध में और बलूचिस्तान में, और अब उसने पंजाब की तरफ भी सफर करना शुरू कर दिया है, वो तो हमारी फसलों को तबाह कर जाएगा। क्या उसका तरीका कार उन्होंने सोचा हुआ है और वो कितना बड़ा एक नुकसान होगा कौमी सतह के ऊपर हमारी फसलों का, इसका तस्करा करने को ये तैयार नहीं है, बात सुनने को तैयार नहीं है, अच्छे सीट करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। ये वो चीजें हैं जिसपे बहुत एक लंबी डिबेट की जरूरत थी। मेरा भी ये ख्याल था, मैं एक सहाफ़ी के तौर पे ये समझता था कि इमरान खान जिस तरीके से 22 साल से जिद्दोजहद कर रहे हैं और एक बड़ी, वो कह रहे हैं उनके पास एक अच्छी टीम है ऑनेस्ट आदमियों की, वो आते ही अपना उन तमाम चीज़ों के ऊपर काम शुरू कर देते। लेकिन अफसोस की बात है कि देखा कि उनके पास तो टीम ही नहीं है। मांगे तांगे की टीम बनाई, अपना फाइनेंस के बारे में IMF के लोगों को लाया, वो भी कुछ कामयाब नहीं हुए। रोज इनकी कैबिनेट चेंज होती है, मुद्दे चेंज होती है, कुछ कर हो नहीं रहा। तो मासवा ये कि वो 2 खानदान है, उनको उल्टा लटका दो। भाई उन 2 खानदानों को उल्टा लटका के आगे तो चलो ना। वो 2 खानदान करप्ट, चोर, बेईमान थे, उल्टा लटकाओ, जो भी करना करके आगे तो चलो ना। ये बड़ा मसला है कि ये सवाए वहां पे खड़े हैं, उससे आगे नहीं जा रहे। तो मुझे बताए कौन सा ऐसी स्कीम है या ऐसी बेहतरी की तरफ तवज्जो दी जिस पे इनको फख्र है कि जी 2 साल में हमने ये बेहतरी कर दी। यानी लाहौर के अंदर जो मंसूबे हैं ना, वो जो साबका दौर के मंसूबे पड़े हुए थे फाइलों में, जिसकी इवन पेमेंट हो चुकी हुई है कंसल्टेंसी फीस की, उन फाइलों को झाड़ पहुंच के वो लाके उसको शुरू कर रहे हैं। दैट इज द वे दे आर डूइंग। बिल्कुल ठीक है। मैं शाहिद साहब, सर इस वक्त सूरत हाल, हम कारोबार की वजह से बात हो रही है कि 9 मई को अगर लॉकडाउन में नरमी होती है तो फ़ायदा कारोबारी तबके को होगा। सर टैक्स महसूलात की परेशानी है, फिर हमारे पास जो ड्यूटीज़ हैं, मैं अगर कस्टम पोर्ट कासिम कलेक्टरेट ड्यूटी की बात करूं तो वहाँ पर भी वसूली जो है उसमें नाकामी हुई है। फिर छोटे कारोबार के लिए कहा गया क्रेडिट रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी स्कीम मुतारिफ करवा रहे हैं सर, लेकिन ताजरों ने मुख्तलिफ हवालों से अगर देखें तो कर्ज लेने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा जी हम कर्ज नहीं लेंगे, हमें किराए देने हैं,
हमें अपने बच्चे पालने, हमें भी खाना पीना, हम भी दिहाड़ीदार मजदूर हैं। उनके पास जो लोग काम करते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत लेते हैं। हम कहीं पर खड़े हो रहे हैं, हम अपनी रेवेन्यू अलग लूज़ कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर, इंडस्ट्री हमारी चल नहीं रही। कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, लेकिन सर जो कंस्ट्रक्शन के लिए सूरत हाल और लॉज बनाए गए कि जो भी पैसा लगाएं कोई नहीं पूछेगा, तो क्यों नहीं फिर दूसरे कारोबार के लिए? देखिए, बात यह है कि रेवेन्यू के दो ही पार्ट्स हैं ना, एक है रेवेन्यू कलेक्शन और दूसरा है रेवेन्यू जनरेशन। कलेक्शन आप टैक्सेस वगैरह के ज़रिए करते हैं। जो ताजर बरादरी का रवैया था वो आपने देख लिया कि वो अपनी जो आमदनी है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो कलेक्शन कैसे ठीक होगी? यही वजह है कि हमारा जो कलेक्शन का टारगेट है वो हम मुकम्मल नहीं कर पाते। जहाँ तक रेवेन्यू जनरेशन का मामला है, उसमें भी आप देखिए कि जब आप मार्केट में कंपेटिटिव नहीं होंगे तो उसमें जो जनरेट करना है, आपने एक्सपोर्ट करना है, आपकी चीज़ें कौन लेगा? तो इसलिए उधर भी एक स्कैंडल आप देख लीजिए कि वो निकल आया, वो जो पावर जनरेशन में, कि लोगों को जब आप सब्सिडाइज करके उनकी मदद नहीं करेंगे और वो एक ऐसी चीज़ें ऐसी नहीं बना पाएंगे जो कि वर्ल्ड मार्केट जो है उनमें कंपेटिटिव हो, तो वो कौन लेगा? लिहाजा ये बहुत हमारा फुकदान है कि हम चीज़ों की बुनियाद तक, कि जिसकी वजह से हमें कलेक्शन भी हम कर सकें और जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेशन भी कर सकें, उधर हम ध्यान नहीं देते। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट मुजाहिद का साहब काम है। हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी। मुजाहिद साहब, सर हमारे जो इदारा शुमारियात है वो ये बता रहा है कि अप्रैल 2020 की जो बरामदात हैं वो मार्च 2020 के मुकाबले में 47% कम है, और फिर जो हमारी अप्रैल 2019 के मुकाबले में 54% कम है, यानी 95 करोड़ 70 लाख डॉलर की सतह पर आ गई हैं हमारी बरामदात की हम बात करें। सर प्रोडक्ट्स बन नहीं रही, ख़ाम माल हम पहले बाहर से मंगवाते थे, उस पर ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, वो भी मामलात रुक गए ताकि हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट संभाल सकें। ज़ाहिर है कि ख़र्चा होगा नहीं तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट के भी मसाइल नहीं रहेंगे। लेकिन बहरहाल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की हम बात करते थे, असद उमर साहब बड़े लंबे अरसे से, वहाँ भी हम मुश्किलात। अब पेट्रोल की कीमतें कम है, आवाम तक इसका असर नहीं हो रहा, महंगाई है तो कारोबार भी बंद है। अब कारोबार खुलेगा तो इसकी क्या सूरत हाल होगी वो तो खैर आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन सर क्या ये तमाम मुश्किलात इस वक्त, इसका सीधा सीधा असर एक आम आदमी पर नहीं है, हुकूमत से भी ज्यादा? देखिए, एक तो खैर ये पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं, मईशत की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की मैं क्यों एतराफ़ कर लूँ? मईशत का आदमी नहीं होती। गंभीर जो आपने सवाल किया है मईशत के वाले से, जो शायद कोई ज़्यादा मुनासिब जवाब है। मैं तो एक और आखिर में एक बुनियादी बात कहूँगा, और सब छोड़िए, यानी हम अभी तक शनाख्ती कार्ड लोगों को नहीं दे सके। आप ये क्या वजह है कि यानी कितने को 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, लोगों को शनाख्ती कार्ड नहीं है? ये आप जो दिखा रहे हैं स्क्रीनों पर, ये जो हुजूम के हुजूम, और आप शनाख्ती कार्ड नहीं है तो इसका मैंने आपका कोई, इसका मतलब ये है कि कराची में हमारी जो 1.5 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ की आबादी है, 20-25 लाख लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। नादरा का दफ्तर कहता है कि 2 करोड़ लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। ये और बात है कि 30 लाख अफगानों के पास शनाख्ती कार्ड है, और आज ये भी आया कि साहब अफगानों को अभी भी शनाख्ती कार्ड दिए जाएंगे। यानी अफगानों को पता नहीं और जो जो इकसाम के लोग हैं। और वजह यह है, आज भी मैं पेश कर दूंगा नादरा वालों को चैलेंज करके कि 30,000 रुपए में आप जिसका चाहे शनाख्ती कार्ड बना लें। 30,000 रुपए में, मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, 25,000 रुपए में आप पासपोर्ट बना लें, और यही शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की बुनियादी सहूलत दे रहे हैं। और आपको इल्म है ना, जो अमीरुल मोमिनीन जो है तालिबान का मुल्ला अख्तर, वो पाक अफगान बॉर्डर पे पकड़ा गया था, तो उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी टिकट का, इवन ये कि अभी पता चला कि 35 करोड़ की उसकी कराची में जायदादें हैं तो नीलाम हो रही हैं यार। इसका और इसका किसी ने नोटिस नहीं लिया। अफगान तालिबान जो हमारे पर हमले करते हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारे फौजियों को मार रहे हैं, उसके अमीर पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखता है, बल्कि जायदादें रखता है वो। अब क्या बात है, मेरी बुनियादी बातें गंभीर आसान आसान सीधी सीधी करे नहीं फेक में जो सॉरी टू से, अब ये जो लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा था कि ये तो रियासत की नाकामी है। किसी ने पकड़ा, किसी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है? आपकी पुलिस ने, आपके इदारों ने, आपकी एजेंसियों ने, आपके ISI ने, आपके NDM ने, ये तो मैंने एक मिसाल आपको दी है। आप क्या क्रिमिनल्स के पास शनाख्ती कार्ड है, क्राइम से हो रहे हैं ना। बाकी तो ये छोड़िए, जो अब सादा बातें पूछ रहे हैं कि एक्सपोर्ट क्या होगा, पेट्रोल क्या होगा, ताजिर क्या करेंगे, ये फला करेंगे,
ये जो कारपेट के नीचे, और आज यही वजह है ना ये जो सब कुछ आपको नजर आ रहा है कि फेल स्टेट की मौजूद है, कि आपके पास अरबों रुपया है, आप चीनी में जो है, गंदम में आया है कि 10 अरब रुपए आपने खा गए, पर चीनी में आ रहा है कि इतने अरब रुपए खा गए। मलिक रियाज जो है सिर्फ एक केस में जो है उसे 495 अरब रुपए देना था, वो नहीं देने के लिए तैयार है। आईटीबी में शेख रशीद कहता है कि 6000 करोड़ के घपले हो गए। दुनिया में आपने किसी को एहतियात मांगते हुए देखे? टेलीथॉन कहीं दुनिया में होती है? कहीं इस तरह भीख मांगे जाता है किसको? क्या बात कर रहे हैं? ये जो मैंने कहा ना, आसान तरीके से लोगों को बताएं कि भाई ये इनके दिखाएं फिगर कि ये जो अगर आपका 10,000 अरब खरब का तो करप्शन सिर्फ बैठे, ये जो आप पार्लियामेंट का इजलास बुला रहे हैं, एक एक पार्लियामेंटेरियन बैठा हुआ है, इनके असासे देखिए करोड़ों अरबों के, और ये बैठ के फैसले करेंगे। क्या फैसले करेंगे ये? आज आपके दाएं बाएं बैठे, वो वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो रजा दाऊद और खुसरो दाऊद उठ के चले गए, क्यों? वो मुलविस पाए गए थे। यानी मजाक हो रहा है, यानी क्या आप बात कर रहे हैं जनाब? इफ्तिखार साहब, सर सीरियसनेस की बात मुजाहिद बरेलवी साहब ने कही है, आप भी ऐसे ही समझते हैं सर कि अब जो हम पार्लियामेंट का इजलास बुला रहे हैं उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला, वही सारे हालात होंगे जो अभी तक चल रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट के इजलास की अफादियत तो होनी चाहिए, बिकॉज वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, लेकिन होगा यही ना कि वो उनके पास कोई मनसूबा नहीं है। देखो, जितनी भी हमने गुफ्तगू की, मैंने की, शाहिद लतीफ़ साहब ने की, मेरे उस्ताद ने की, ये चीज़ें अब संजीदगी से इसका हल मांगती हैं कि हमने हल क्या तजवीज़ करना है। जो गुर्बत का खात्मा है, क्या वो एहसास के ज़रिए होना है, या BISP के ज़रिए होना है, या हमें ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करनी है कि जो मैट्रिक पास है वो ये काम कर ले, FA पास ये काम कर ले, या हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में नए सीड लेके आने हैं, उसकी पर एकड़ पैदावार बढ़ानी है, हमें करप्शन पर बहुत जल्द सजा देनी है। ये जो साल हर साल से मुकदमात चला के ये जो तमाशा हमने बनाया है, इसको खत्म करना होगा। तो इसके लिए पार्लियामेंट में ये डिबेट होगी ना कि किन कवानीन में तरामीम की जरूरत है। जो पाकिस्तान के मौजूदा कवानीन हैं, अगर वो वसीदा हो गए हैं तो नए कवानीन को ड्राफ्ट किया जाए और उस पर डिबेट की जाए। ये रोल है पार्लियामेंट का, जो पार्लियामेंट कभी भी अदा न करेगी, न कर सकती है। वो इकट्ठे होंगे, एक दूसरे को चोर चोर कहेंगे, और चोर कहते कहते हंगामा होगा, स्पीकर जो है इजलास को बर्खास्त कर देगा। मैं बिल्कुल ठीक है इफ्तिखार साहब। शाहिद साहब, जो बात इफ्तिखार साहब कर रहे हैं, जैसे आटा चीनी का स्कैंडल हुआ, हम करप्शन की बात कर रहे हैं, मुजाहिद साहब ने जिसका जिक्र किया वो करप्शन वाला मामला है, करप्शन से जुड़ी वो सारी चीज़ें कि इस पर ये गवर्नमेंट नारा लगा कर आई थी। अब ये आटा चीनी वाला मामला हुआ, इसको भी तवील कर दिया गया इस मामले को। अगर इस तरह मामला तवील होते हैं तो यकीनन शुकूक व शुबहात उठते हैं जहनों में कि कहीं किसी को फ़ायदा देने की बात तो नहीं हो रही, कहीं पर कोई डील तो नहीं चल रही। ये सेम हम पहले भी देखते आए हैं, पिछली गवर्नमेंट्स में भी। तो अगर ये भी यही करेंगे तो क्या अलग क्या है? देखें, ये जो बातें हो रही हैं ये बाकायदा एक चार्जशीट है ना, और अगर चार्जशीट बनाने के लिए हम टीवी पे बैठकर बातें कर रहे हैं तो ये हो नहीं सकता कि हुकूमत के जो इतने बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, और बजाते खुद जो हुकूमत है जिसके पास वसाइल की कमी नहीं, कि उनके पास इतनी इनपुट है, उनके इल्म में ना हो, ये तो हम मान नहीं सकते। और अगर ये 100% दुरुस्त नहीं है, 80%, 70% दुरुस्त है, तो इसका कोई अजाला तो करना चाहिए ना। वो अजाला होते हुए नज़र नहीं आता, नाम ले दिया जाता है कि माफियाज हैं, पर उन माफियाज के उसका उसका जो सद्देबाब है वो किसने करना है? मैंने और आपने तो नहीं करना। जब हुकूमत और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी माफियाज हैं, तो इन माफियाज को पकड़ेगा कौन? इसका जवाब नहीं आता। यानी उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। आपके इर्द गिर्द माफियाज बैठे हुए ना, आपके करीब तरीन लोग हैं। मैं इस चीज़ से इत्तफाक करता हूँ कि जब आप अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे तो दुनिया में वैसे ही बहरान आया हुआ है। वो मुल्क जो हमसे बहुत आगे हैं अपने मामलात को चलाने में, और जो बाकायदा डेवलप्ड मुल्क हैं, उनमें एक बहरान आ गया है, भूचाल आ गया है। तो आपका क्या बनेगा? आप तो पहले ही आम हालात में एक भूचाल की सूरत में हैं। इन हालात में भी अगर आप अपनी जो बेसिक्स हैं, जिसको आप गवर्नेंस कहते हैं, जो कि पहले से ही एक बहुत कमज़ोर नुक्ता है हमारे यहाँ, अगर उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते तो आप कहाँ खड़े होंगे?
बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ खान साहब सीनियर तजियाकार हैं हमारे साथ। इफ्तिखार अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सीनियर तजियाकार। मुजाहिद बरेलवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि हम लोग अगर इस तरह इबहम पैदा करते रहेंगे गवर्नमेंट्स, विफाक और सूबों के दरमियान, तो यकीनी तौर पर ना तो कोई पॉलिसी वज़ा कर पाएंगे, ना ही आम आवाम के लिए कोई रिलीफ दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।